नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वाले वीडियो में हम अपने पिछले वाले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आज वाले वीडियो में हम फिर से बात करेंगे क्लास 10 के पहले चैप्टर के बारे में। जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10 में, रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया में आज हम कौन सी अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया के बारे में। विस्थापन अपक्रिया, इसी अपक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में इसका नाम क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? किसी को अपने स्थान से हटाना। किसी भी धातु या अधातु को उसके स्थान से हटाने की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है? विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया को जानने से पहले हम थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बताएंगे ताकि आप चीजों को आसानी से समझ पाए। तो देखिएगा कि जब बेसिक कॉन्सेप्ट में बात की जाती है तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है और इसमें जो एरो है, ये जो एरो है इसका जो मुंह है नीचे की ओर है। ये इसलिए है क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे धातुओं की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है कि उसके रिएक्ट करने की जो टाइमिंग है वो कैसे धीरे धीरे कैसी होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। कैसे? एक सरल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। सरल एग्जाम्पल क्या रहेगा आपके लिए? जैसे मान लीजिए आप और आपका मित्र कहीं जा रहे थे रास्ते में और वहां रास्ते में आपकी और आपके मित्र की किसी एक व्यक्ति से जो है वो झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा होने के बाद क्या होता है कि अब आपका मित्र और आप जब जा रहे थे तो होता ये कि दोनों में से आपके मित्र को जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो किसी भी जगह पे जो है वो जल्दी झगड़ा कर देता है। तो आप क्या कहेंगे कि वो आपसे ज्यादा रिएक्टिव है। झगड़े को लेके आपसे ज्यादा जल्दी कौन रिएक्ट कर जाता है? आपका मित्र रिएक्ट कर जाता है, यानी कि उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। तो वो क्या करेगा? वो अपने आप को उस स्थान से एकदम से अलग कर लेता है और वो एकदम से उस क्रिया में भाग ले लेता है। मतलब उस झगड़े में वो जो है जल्दी से पार्टिसिपेट कर देता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि ये जो धातुओं का क्रम है, ये धातुओं के क्रम में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? के है। कि के कौन है? वो आपका मित्र है जो किसी भी झगड़े में जल्दी पार्टिसिपेट करता है और वो क्या करता है कि कमजोर व्यक्ति को जल्दी से वहां से हटा देता है। ठीक है दोस्तों। अब सबसे कमजोर कौन है? जो बहुत लेट रिएक्ट करता है, बहुत समय के बाद रिएक्ट करेगा या बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। तो ऐसा कौन है? ऐसा है आपका कौन सा मेटल? एयू। एयू, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सोना बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड। चीजें समझ में आ रही होंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं आपको विस्थापन अपक्रिया जो है वो ऐसे समझ में आ जाएगी कि आप जीवन में उसको कभी नहीं भूलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव जो मेटल है आपका वो कौन है? पोटेशियम। और सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन है? आपका सोना है। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि सपोज करिएगा कि आपने एक यौगिक लिया AB और ये किसी भी धातु या अधातु से क्रिया करता है। जो हमारा C है ये क्या है? एक या तो धातु हो सकती है या अधातु हो सकती है। अब जब इन दोनों की रिएक्शन कराई जाएगी तब हम ये देखेंगे क्या ये जो C है, क्या ये A और B इन दोनों में से ज्यादा क्रियाशील है या इन दोनों से कम क्रियाशील है? ये इनसे तभी रिएक्ट करेगा। ये जो C है आपका वो AB से कब रिएक्ट करेगा? जब ये ज्यादा क्रियाशील होगा। ज्यादा क्रियाशील होगा तो ये क्या करेगा? कम क्रियाशील धातु को क्या करेगा? उसकी जगह से हटा देगा। यानी कि मान लीजिएगा ये जो B है आपका ये कम क्रियाशील धातु है तो ये C क्या करेगा? B को उसके स्थान से हटा देगा और ये B के स्थान पर स्वयं को जो है वो रख देगा। तो होगा क्या कि ये आपका जो है C ज्यादा क्रियाशील है तो ये B को हटा के उसकी जगह पे आ जाएगा, उसके स्थान पे आ जाएगा और B को क्या कर देगा? अलग कर देगा। तो हम इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि साहब जब दो या दो से अधिक यौगिकों की आपस में क्रिया कराई जाती है तो कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु के द्वारा उसके स्थान से विस्थापित करने की जो घटना होती है उसी को क्या कहा जाता है? विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। इसमें अधिक क्रियाशील कौन थी आपकी? C जो था वो अधिक क्रियाशील था। कम कौन था आपका? B जो था वो आपका कम क्रियाशील था। तो अधिक क्रियाशील ने क्या किया? कम क्रियाशील को उसके स्थान से डिस्प्लेस कर दिया। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको जो है समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कल को मान लीजिएगा मैं आपसे कहूं कि आपको जो है HCl की रिएक्शन करानी है किसके साथ? पोटेशियम के साथ। HCl की रिएक्शन किसके साथ करानी है? पोटेशियम के साथ। अब आपसे कोई कहे बताइए कंपाउंड क्या बनेगा, क्या यौगिक बनेगा? तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे, आप ये देखेंगे सर इसमें H और Cl है और इसमें क्या है? पोटेशियम है। H की वैलेंसी +1 होती है, Cl की वैलेंसी -1 होती है, पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है? +1 होती है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, Cl की वैलेंसी -1 होती है। वैलेंसी निकालना मैंने आपको पिछले एक टॉपिक में
सिखाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो एक बार वीडियो को देखिए जाके, चीजें और आसान हो जाएंगी। उसके बाद हमको इस टेबल पे जाना होता है। हमारे पास एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है और पोटेशियम है। हम इन्हीं तो एलिमेंट्स पे अपने इस टेबल में देखेंगे और हम ये पता करेंगे कि साहब हाइड्रोजन हमारा ज्यादा रिएक्टिव है या पोटेशियम। हमने देखा कि हाइड्रोजन हमारा कहाँ पे, इस टेबल में हम देखेंगे तो हाइड्रोजन हमारा इस स्थान पे रहा, इस स्थान पे, यानी कि जैसे जैसे नीचे आते हैं अक्रियाशीलता कम होती जाती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे अक्रियाशीलता हमारी बढ़ती जाएगी। और क्या है हमारा पोटेशियम, पोटेशियम का मतलब के, तो सबसे क्रियाशील धातु कौन सी आपकी के, और के से कम क्रियाशील कौन है, हाइड्रोजन। तो ज्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को क्या करेगा, उसकी जगह से हटा देगा। तो इसमें ज्यादा क्रियाशील कौन है, के, और कम क्रियाशील कौन है, एच। तो के किसको डिस्प्लेस कर देगा, एच को। तो क्या बनाएगा, KCl बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा आपका, हाइड्रोजन बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन बनेगी ये किसकी फॉर्म में बनेगी, गैस की फॉर्म में। अब रिएक्शन हमने करा दी, रिएक्शन कराने से हमको क्या पता चला कि साहब हाइड्रोजन आपका कम क्रियाशील था तो पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील था। तो इसने क्या किया, पोटेशियम ने हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा दिया। अब जब हमारी ये रिएक्शन हो गई है तो अब हम रिएक्शन को, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, जब भी कोई रिएक्शन कराएंगे आप तो वहां पे आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि रिएक्शन जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक बार उसको ये चेक करके देखना होता है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो आप इस रिएक्शन को देखेंगे, हाइड्रोजन हमारा एक था, यहाँ हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 2 का N2 कराया जाएगा। उसके बाद जब हमने 2 का N2 कराया तो हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ क्लोरीन कितना है 1, तो यहाँ पे भी हमने 2 का N2 कराया तो ये क्या हो जाएगा, 2KCl। क्लोरीन बैलेंस हो गया, लेकिन अब हमारा क्या डिसबैलेंस है, पोटेशियम। तो पोटेशियम में भी 2 का N2 कराएंगे और ये इस तरीके से हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नाम जब भी कोई रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो एक बात आपको याद रखनी है, उसको इस तरीके से बॉक्स में जो है उसको ध्यान से बंद कर दीजिएगा। ब्लैक स्केच का इस्तेमाल करेंगे आप एग्जाम में कॉपी लिखते समय। उसके बाद आपको इनका नाम लिखना होता है। जैसे ये HCl है तो पता होगा आपको, बेसिक टर्म है, ये बेसिक नाम है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद के की बात की जाए तो ये क्या है आपकी, पोटेशियम है, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम धातु बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखे देता हूँ, आप इसको जो है कंप्लीट कर लेंगे। इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम धातु। ठीक है, उसके बाद हमारा बनेगा क्या ये, तो ये हमारा बनेगा पोटेशियम क्लोराइड। क्या बनेगा आपका, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हाइड्रोजन के रूप में हमसे क्या निकलेगा, यहाँ से हमारे यहाँ से क्या रिलीज होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारी किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में रिलीज होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे हाइड्रोजन। इस तरीके से आप एग्जाम में जो है रिएक्शन को करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कल को मान लीजिएगा, कल को मैं ये कहता हूं, कल को मैं आपसे ये कहता हूं कि फेरस सल्फेट की रिएक्शन जो है, फेरस सल्फेट की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, Zn से कराएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ये देखना है कि साहब इसमें फेरस धातु है हमारी और इधर Zn हमारा धातु है। तो फेरस और Zn में आप क्या चेक करेंगे, इसमें क्रियाशीलता चेक करेंगे और ये देखेंगे कि फेरस ज्यादा रिएक्टिव होता है या Zn रिएक्टिव होता है। तो मैं आपको चीजें, मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझा दिया है, बिल्कुल इजी तरीके से समझाया है और उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आया होगा। तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है ये आप खुद से सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जो है कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जो नीचे आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उसको जरूर प्रेस कर लेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि हम और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो आपके लिए लेके आते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।